नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हम बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के शुरू कर रहे हैं। अगर मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, कि अगर आपने मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो पड़ोसी देश नहीं है तो आप क्या उत्तर हो जाएगा आपका? केन्या। आपका आंसर ये आपका हो जाएगा केन्या। जो केन्या है वो कहां है? वो साउथ अफ्रीका का एक देश है प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, भारत का पड़ोसी देश है। भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आपके सामने मेरे ख्याल से सही चल रही होगी। मैं भारत के पड़ोसी देश जो सतलीय सीमा लग रहे हैं, आपको एक ट्रिक से याद करवा रहा हूं। तो ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, ये आपको याद करना है। बी से आपका क्या बनेगा? बांग्लादेश बनेगा। क्या बनेगा? बांग्लादेश। बी से बांग्लादेश बन जाएगा आपका। उसके बाद च से आपका बनेगा चीन, उसके बाद चीन, उसके बाद ये आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान। ने से आपका बनेगा नेपाल, ने से आपका बनेगा नेपाल। बात करते हैं एम से, तो ये बनेगा म्यांमार, म्यांमार बनेगा। उसके बाद बी से आपका जो ऑप्शन ये हो जाएगा भूटान हो जाएगा, और ए से आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने प्रिय विद्यार्थी उपलब्ध हो गए। सारे के सारे ऑप्शन आपने देख लिए हैं। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो केन्या हो जाएगा, जो कि साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान भारत के पड़ोसी देश हैं। सतलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। 7 देश मैंने आपको बता दिए हैं। बचपन में एमबीए किया या बचपन में बीए किया, बचपन एमबीए याद करने हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो किसके साथ हमारी लगती है? वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे ज्यादा सतलीय सीमा हम किस देश के साथ बनाते हैं? तो वो आपका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद अगर बात करते हैं सबसे कम सीमा किसके साथ बनाते हैं, तो 106 किलोमीटर बनाते हैं हम अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। यहां से हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा केन्या, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर के देश है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूंगा प्रिय विद्यार्थी, आपको एक रोचक तथ्य मैं बताता हूं। अब जो रोचक तथ्य वो क्या है? वो ये है कि इसका एक गांव है जिसका नाम है, प्रिय विद्यार्थियों, इसका गांव है जिसका नाम है उमोजा। उमोजा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो केन्या देश है उसके अंदर गांव है उमोजा। इसमें केवल महिलाएं रहती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बात 1990 की, जहां अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ के सारे पुरुषों को मार दिया था। यहाँ पर सारे पुरुषों को मार दिया था। तब से लेकर के आज तक यहाँ पर पुरुष नहीं रहते हैं। पूरे गांव का जो काम है वो महिलाएं करती हैं। उमोजा अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है उमोजा। केवल महिलाएं रहती हैं। 1990 से इसकी जनसंख्या लगभग 350-400 है। यहाँ पर पुरुषों का आना मनाही है। हालांकि यहाँ पर पर्यटन का एक बहुत अच्छा केंद्र है गांव, लेकिन गांव की सरपंच या गांव के अंदर कोई भी दुकान चलाती है वो सारी की सारी महिलाएं चलाती है। विश्व का एकमात्र ऐसा गांव जहां पर केवल महिलाएं रहती हैं वो उमोजा है। आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं इसको, उमोजा गांव, केन्या महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? जो हो जाएगा सही, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है? तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश की। अब और क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। क्या राजधानी है? लखनऊ है राजधानी। उसके बाद बिहार की बात करते हैं, तो सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, साक्षरता दर सबसे कम या जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं
घनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां का है? बिहार का। लगभग 1196 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए, उस राज्य का नाम बताओ जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो आंसर बिहार आएगा। अगर आपको ऐसा ऑप्शन न दे और सीधा ही पूछ ले जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है, तो दिल्ली का। इससे भी लगभग 10 गुना व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में ज्यादा रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो भी दिल्ली, अगर राज्य ना दे तो भी दिल्ली, लेकिन वो राज्य पूछ ले तो बिहार आएगा जनसंख्या घनत्व। सबसे कम किसका है अगर मैं पूछ लिया जाए आपसे, तो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कहां रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने रहते हैं, तो 17 व्यक्ति रहते हैं। सिर्फ 17 ही व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद सिक्किम की मैं बात करता हूं, तो सिक्किम 100% ऑर्गेनिक राज्य है। 100% जैविक कृषि करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा? आपका सिक्किम है। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है जो 100% ऑर्गेनिक है, वो आपका सिक्किम है। उसके बाद केरल की मैं बात करता हूं, तो लिटरेसी रेट, अगर साक्षरता की बात करता हूं, प्रिय विद्यार्थी बात करता हूं मैं साक्षरता की। साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है, तो वो आपका राज्य हो जाएगा केरल। 100% लिटरेसी, ठीक है। लगभग 94% लोग यहां पर पढ़े लिखे हैं। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे इंडिया से देखें प्रिय विद्यार्थी, तो 94% लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की मैं बात करता हूं, जनसंख्या की बात करता हूं, तो सबसे कम सिक्किम की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अगर मैं बात करता हूं दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, 16% लगभग प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ रही है, तो वो उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व नागालैंड का है प्रिय विद्यार्थियों। जो नागालैंड का है, एकमात्र ऐसा राज्य भारत का जहां पर लगातार जनसंख्या घट रही है, तो -0.6% जनसंख्या यहां पर घटी है पिछले 10 सालों की मैं बात करता हूं तो, ठीक है। 2001 से 2011 के बीच में डाटा है ये, क्योंकि नया डाटा अभी 1-1.5 साल बाद आएगा, अभी जनगणना होनी है। 2021 वाली भी हुई ना, सारा का सारा डाटा 2011 की जनगणना का है। यही आपको याद करना है, 1-2 साल में जब तक आपके एग्जाम होते हैं यही आपको डाटा पूछा जाएगा। दोबारा देखते हैं, जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश आएगा। अगर पूछ लिया जाए दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या में सबसे ज्यादा किसकी है, तो भी उत्तर प्रदेश आएगा। 16.6% दशकीय वृद्धि दर है। सबसे तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश की। बिहार की बात करते हैं तो सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का है। प्रत्येक जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, एक प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व होता है। उसके बाद केरल 100% नहीं कहेंगे हम, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, साक्षरता दर सर्वाधिक, लगभग 94% साक्षरता दर है वो केरल की है। और सबसे कम साक्षर की अगर बात करता हूं तो बिहार है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर मैं बात करता हूं तो 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। लिंगानुपात प्रत्येक 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या, वो लिंगानुपात होता है। 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के पीछे, वो केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है। सबसे कम लिंगानुपात अगर बात की जाए तो हरियाणा की है, 879, यानी कि 879 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। डाटा 2011 का, आपको यही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि मुगल काल का संस्थापक कौन था। ध्यान से देखिएगा, मुगल काल का जो संस्थापक है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें, मुगल काल का संस्थापक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। जो बाबर था, इसने राज कब से कब तक किया, वो 1526 से लेकर के 1530 तक भारत के शासक रहे, मुगल काल के संस्थापक रहे हैं। अब ये संस्थापक रहे, अगर बात करें इनकी, तो वो तारीख थी 21 अप्रैल और 1526 की बात है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो हुआ लोधी वंश, उसका एक राजा होता था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध होता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी युद्ध के अंदर मारा जाता है और वो दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर के 1526 तक लगभग 320 वर्षों तक राज किया दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने।
बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक 5 वंशों ने राज किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश। 5 वंश में बहुत से आपके शासक हुए, लेकिन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, वो आपका इब्राहिम लोदी था। बाबर के हाथों मारा गया, बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526, इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। हरियाणा की पावन धरा पर लड़ा गया युद्ध हरियाणा युद्धों की भूमि मानी गई है, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, 1 लाख लगभग श्लोक है, वो भी हरियाणा की पावन पवित्र धरती पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी पावन पवित्र धरा पर दिया, आपको यह भी पता होगा। तो 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हो जाता है। उसके बाद 26 अप्रैल को इसका राज्याभिषेक होता है। 26 अप्रैल 1526 को बाबर का राज्याभिषेक हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। 5 दिन बाद इसको गद्दी पर बैठाया गया, भारत की गद्दी पर। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में। मुगल काल का संस्थापक कौन माना जाएगा? बाबर माना जाएगा। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन माना जाएगा? तो इब्राहिम लोदी को कहेंगे। अब बात करते हैं, ऑप्शन के साथ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मैं बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन भी देखने हैं हमें। अगर मैं बात करता हूं, यहां बात करता हूं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, आपको पता होगा मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके दरबार के अंदर आचार्य एक व्यक्ति हुए आचार्य चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। उनकी अगर मैं बात करता हूं तो प्रिय विद्यार्थी, वो उनके पिताजी थे आचार्य चणक। चणक को धनानंद ने मार दिया था और उनको भी चोटी उनकी शिखा पकड़कर महल से बाहर फेंक दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा कही थी कि जब तक मैं नंद वंश का समूल विनाश नहीं कर देता, मैं अपनी शिखा को गांठ नहीं बांधूंगा। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य जब जा रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य रास्ते के अंदर कुछ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य राजा का रोल कर रहा था। तो प्रतिशोध की भावना से आगे बढ़ रहा आचार्य चाणक्य ने उन बच्चों को खेलते हुए देखा, तो उसने सोचा कि यह सबसे बड़ा ऑप्शन हो सकता है धनानंद को मारने का, तो मैं इस बच्चे को तैयार करूंगा। तो उसकी मां का नाम मूरा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य उससे अनुमति लेकर के इस बच्चे को ले जाता है और ऐसा तैयार करता है कि किसको हरा देता है, वो धनानंद को मार डालते हैं और नंद वंश का समूल विनाश कर देते हैं। नंद वंश का समूल विनाश कर दिया आचार्य चाणक्य ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप प्रतिज्ञा करो कि हमें जॉब लेनी है तो आचार्य चाणक्य जैसी करो, जो अपने उद्देश्य में कामयाब हुए, जो टारगेट उन्होंने जो अचीव करना था उसको अचीव करके वो रहे। तो आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। ये है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक अगर किसे माना जाता है तो 1206 की बात है। कब की बात है? वो बात है 1206 की, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है कौन? गुलाम होता है मोहम्मद गोरी का। कौन? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो इसको गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी का दास था, गुलाम था, तो इसको दास या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन अलग अलग है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। इन बातों का भी आप ध्यान रखें। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो 1206 में 1206 से लेकर के 1210 तक रहा था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इनकी डेथ हो जाती है और इसका बेटा का नाम था आराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। कौन गद्दी पर बैठता है? आराम शाह। आराम शाह 1210 से 1211 तक रहा, लेकिन इसके जीजाजी ने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने इल्तुतमिश ने अपने ही साले की हत्या कर दी। बेटा अपने साले की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ जाता है और 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश रहता है। इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र महिला शासिका। 1236 से 1240 तक ये गद्दी पर रही और कैथल, हरियाणा के कैथल पर कैथल में आज भी इसका मकबरा है। इसके भाइयों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी जब ये बठिंडा से दिल्ली जा रही थी। तो 1240 में अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन हुई है, तो वो कौन हुई है? रजिया सुल्तान हुई है। मुगल काल का संस्थापक कौन है? बाबर है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। अगला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश की अगर बात आई तो क्या आपका उत्तर रहने वाला है? ध्यान से देखिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा लोधी वंश।
कब से कब तक रहा है लोधी वंश, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 1451 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक ये वंश रहता है। इसके अंदर 3 राजा हुए हैं, वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हुआ है आपका बहलोन लोधी, सबसे पहला हुआ है बहलोन लोधी। उसके बाद हुआ है सिकंदर शाह लोधी। उसके बाद कौन सा हुआ है, सिकंदर शाह लोधी। उसके बाद आपका हुआ है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी थी बाबर ने, ये मैं आपको बता चुका हूं। बहलोन लोधी जो राजा हुए वो 1451 से लेकर के ये 1489 तक राजा रहते हैं, भारत के शासक दिल्ली सल्तनत के राजा रहे। उसके बाद सिकंदर जो लोधी थे वो 1489 से लेकर के 1517 तक राजा रहे। उसके बाद ये 1517 से लेकर के और 1526 तक ये शासक रहते हैं। और 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर का युद्ध हुआ, मैंने बता दिया आपको। और उसमें हार हो जाती है इब्राहिम लोधी की और जीत होती है बाबर की, और पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा करके ये राजा बनते हैं, भारत में मुगल काल की स्थापना करते हैं। आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अगर यहां से बात याद करने की क्या है, अंतिम शासक लोधी। अगर पूछ ले दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश तो कौन सा होगा, लोधी वंश। और प्रथम पूछ ले तो गुलाम वंश होगा। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं आपको याद करने की। ट्रिक, पांचों वंश को याद कैसे करें, तो याद कर लेना देख तू साले, देख तू साले से याद कर लेना आप। देख तू साले, दे से दास वंश बनेगा आपका, दास वंश। उसके बाद यहां से बनेगा खिलजी वंश, क्रम वाइज याद करने, खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, और उसके बाद फिर लोधी वंश। 5 वंश हुए। मैंने 4 तो नाम यहां लिखी रखे हैं, देख तू साले याद कर लेना, या गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश। 5 राजवंश हुए हैं 1206 से लेकर के 1526 तक। अंतिम लोधी वंश में 3 ही शासक हुए, बहलोन लोधी प्रथम। अगर पूछ ले लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोन लोधी था, 1451 से 1489 तक रहा। सिकंदर शाह लोधी 1489 से 1517 तक रहा। महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, आगरा शहर है जहां ताजमहल है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनाया था अपनी पत्नी नूरजहां की याद में। आगरा शहर किसने बसाया था, तो बसाया था 1504 में। किसने बसाया था, सिकंदर शाह लोधी ने। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आगरा शहर जिसमें ताजमहल है वो किसने बसाया था, तो सिकंदर शाह लोधी ने 1504 ईस्वी में वो बसाने का कार्य किया। एक बात और है, गज ए सिकंदरी, जो भूमि को मापने की एक इकाई बनाई थी इसने, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या था, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी थी। और गुलरुखी नाम से इसने कविताएं भी लिखवाई थी। तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगरा शहर की स्थापना किसने की, 1504 में किसने की, सिकंदर शाह लोधी ने। उसके बाद गुलरुखी नाम से कविताएं किसने लिखवाई, तो वो इसने सिकंदर शाह लोधी ने। और तीसरा आपका क्वेश्चन था, गज ए सिकंदरी, भूमि मापने के लिए पैमाना किसने जारी किया, तो ये। उसके बाद तुगलक वंश था, ये सबसे लंबा इसका टाइम पीरियड रहता है। गुलाम वंश कब से कब तक रहा, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। उसके बाद खिलजी 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश, गुलाब, खिलजी, तुगलक 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बात करते हैं एक वंश और, सैयद वंश रह गया बीच में। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक। 500 वंश देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बात करते हैं खिलजी वंश, दूसरा वंश, सबसे छोटा वंश, मात्र 30 वर्ष शासन किया तो खिलजी था। सबसे लंबा वंश तुगलक वंश, तुगलक वंश 1320 से 1414-94। आपको याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं। आपको याद करना है 84, 30, 94, 37 और 75, ये आपको याद करना है। 1206 में 84 जोड़ोगे तो 1290 आएगा। 1290 में 30 जोड़ दोगे तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड आ जाएगा 1320। 1320 में 94 जोड़ोगे तो 1414 आ जाएगा तुगलक वंश का टाइम पीरियड। उसमें बाद 37 जोड़ोगे तो 1414 में 37 1451, और 1451 में 75 जोड़े तो 1526। आपको ये मोबाइल नंबर इस डिजिट में याद करना है, 500 आपको वंश याद हो जाएंगे, वंश के टाइम पीरियड। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई गुलाम वंश की। उसमें आप 84 जोड़ोगे तो टाइम पीरियड निकल आएगा आपका गुलाम वंश का। 84 जोड़ते 1290 आपके सामने डाटा आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे खिलजी है, क्योंकि देख तू साले आपको यहां से याद करवा दिया मैंने 500 क्रम में। या गुलाब खिले तो सुगंध लो। 30 जोड़ोगे तो 1290 यहां उठा के यहां रख दो और आगे रख दो उसके आप 30।
तो 1320, उसके बाद 94। अब यहां से आपको कितना फायदा होगा अगर पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश राज करने वाला कौन सा हुआ, तो तीसरे नंबर पे आता है आपका 94, सबसे बड़ी संख्या है। और तीसरे नंबर पे देख तू साला में तू आता है, यानी कि तुगलक आता है। तो आप वहां से क्वेश्चन बिना कोई रेक्टिफिकेशन मारे ही आपको याद हो जाएगा। सबसे छोटा वंश, तो सबसे छोटी संख्या 2 नंबर पे आती है 30, और 2 नंबर पे देख आता है यानी कि खिलजी आता है। तो खिलजी वंश सबसे छोटा टाइम पीरियड रहता है 1290 से 1320। प्रथम पूछे तो 84, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कितने वर्षों तक राज किया तो भी 84, 30, 94, 37, 75 आपको ऐसे याद करना है। सिर्फ आपको 1206 याद हो या पीछे से 1526 भी याद है तो भी आप किसी भी वंश का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। 1526 में 75 घटाओगे तो 1451 आ जाएगा। 1451 की वैल्यू अगले के सामने रख दो सैयद के अंतिम में, तो सैयद के अंतिम में रख दी 1451 में 37 घटाओगे तो 1414 आएगा। 1451 से 1414, 1414 में आप घटाओगे 94 तो आपका 1320 आएगा। 1320 में से आप अगर घटा दे तो 30, तो 1290, और 1290 में 84 घटाओगे तो आपका निकल आएगा 1206। इस प्रकार ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो गए। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान से देखिएगा कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 6 अप्रैल, वो तारीख थी 6 अप्रैल और 1896 की बात है। ये 6 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का भी गठन हुआ था। जो बीजेपी आज सत्ता में है वो कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। अब 1896 आपका आंसर हो जाएगा 1896। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, 1894 ऑप्शन के साथ अगर जाएंगे तो ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। बात करते हैं IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसको हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश में कोई दिक्कत हो जाए कोई बात नहीं, आप हिंदी में याद कर ले क्योंकि कई बार IOC को वो ऑप्शन में ऐसे देगा इंटरनेशनल ऐसे लिख देगा, इंटरनेशनल ऐसे लिख देगा इंटरनेशनल, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो आप ऐसे याद करना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? 1894 में। तारीख पूछ ले तो 23 जून को हुआ है। 23 जून 1894 को एक व्यक्ति हुए हैं डेमेत्रियस वेलिनस इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने इसकी स्थापना की 23 जून को। अब 23 जून को हम अगर पूछ लिया जाए प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात कर लेते हैं कब मनाते हैं, तो 23 जून को, क्योंकि जिस दिन जिस चीज की स्थापना होगी, आपका जन्म जिस दिन हुआ तो आपका हैप्पी बर्थडे भी उसी दिन मनाया जाएगा। इसके मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई? तो 1948 से हुई, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बार कब मनाया गया? तो 1948 को मनाया गया था ओलंपिक दिवस। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं हम। 1900 में दूसरे खेल हुए, इस खेल में केवल पुरुषों को भाग लेने का अवसर था भाई, केवल पुरुषों ने भाग लिया, उसमें महिलाओं को शामिल कर लिया गया, महिलाओं को शामिल कर लिया गया ओलंपिक में। और ये हुए कहां थे? ये हुए थे आपके पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। अगर बात करते हैं ये कहां हुए, तो ये हुए थे एथेंस। एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1904 में कहां हुए थे? सेंट लुइस में हुए थे, सेंट लुइस में हुए थे। सेंट लुइस कहां पड़ता है? आपका USA के अंदर पड़ता है, सेंट लुइस USA के अंदर पड़ता है। ध्यान देने की बात क्या है, 1904 में आधुनिक ओलंपिक में प्रथम बार मेडल देने की शुरुआत हुई थी। पहले मेडल कुछ नहीं दिया जाता था ऐसे सम्मान में, लेकिन तीसरे जो ओलंपिक हुए कहां? सेंट लुइस USA में, उसमें प्रथम बार मेडल देने की शुरुआत हुई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 1896 को, 6 अप्रैल 1896 को। केवल पुरुषों को भाग लेने का अवसर था, एथेंस ग्रीस में खेल हुए थे। 1894 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था 1894 में 23 जून को। 23 जून 1948 को हमने प्रथम ओलंपिक दिवस मनाया। और 1900 की मैं बात करता हूं तो पेरिस फ्रांस में हुए। अब तक पेरिस फ्रांस में देखो 2024 वाले भी कहां हुए हैं? पेरिस फ्रांस में। तो अब तक कितने बार हो चुके हैं?
1904 में, 1924 में और 100 साल बाद 2024 में। अब तक पेरिस में 3 बार ओलंपिक खेल हो चुके हैं, अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, तो अब तक